हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं IBF 4 का इम्पोर्ट फाइनेंस। सबसे पहली बात, इम्पोर्ट फाइनेंस होता क्या है दोस्तों? ये है आपका इम्पोर्ट फाइनेंस आपके IBF 4 के यूनिट 10 में। तो एक व्यक्ति है इम्पोर्टर और एक व्यक्ति है एक्सपोर्टर। ठीक। अब एक्सपोर्टर इसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट कैसे करेगा? यानी ये जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है उस इंपोर्ट को फाइनेंस कैसे करेगा? दैट इज़ इंपोर्ट फाइनेंस। ठीक। तो इसके पास हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें पहला तो है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में मैंने आपको यूनिट 6 में डिटेल में बताया था। उसके बाद फाइनेंस अंडर डेफर्ड पेमेंट है, अंडर फॉरेन क्रेडिट्स है। उसके बाद फाइनेंस फ्रॉम एग्जिम बैंक्स है और बिल अंडर कलेक्शंस मतलब BR BP के फॉर्म में भी पेमेंट्स हो सकती है। 5 मेथड्स हैं हमारे पास इंपोर्ट को फाइनेंस करने के, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे पहला मेथड है। तो दोस्तों, ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको यूनिट 6 में डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट कौन करता है? ये कमिटमेंट करता है बैंक। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। किसे? टू दी एक्सपोर्टर। ठीक। मतलब एक बैंक जो कि इंपोर्टिंग कंट्री में, वो एक्सपोर्टर को इस बात का कमिटमेंट करता है कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या जो गुड्स और सर्विसेज आप इंपोर्टर के पास भेज रहे हैं, अगर इंपोर्टर ने आपको पेमेंट नहीं किया तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक। ये कमिटमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली इशू कैसे किया जाता है? अब इंपोर्टर को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर डील किया एक्सपोर्टर के साथ। अब एक्सपोर्टर कहता है कि मुझे पेमेंट चाहिए। इंपोर्टर जाएगा अपने बैंक में, इंपोर्टर जो है वो जाएगा अपने बैंक में और उसे क्या करेगा? एक लेटर ऑफ क्रेडिट का जो फॉर्म होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो फॉर्म होता है वो फिल करके बैंक को दे देगा। ठीक। अलोंग विद जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हुए हैं फाइनल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, वो सारी के सारी वो बैंक को क्लियर करेगा। ठीक। जितने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को सबमिट करवाएगा। उसके बाद बैंक इंपोर्टर के बिहाफ पे किसी एक्सपोर्टर को या एक्सपोर्टर के बैंक को कमिटमेंट कर देता है। ठीक। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। देखते हैं इसे। कह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी डिफाइंड एज अ कमिटमेंट ऑफ बैंक। ठीक। कमिटमेंट ऑफ बैंक किसे? टू दी सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी सर्टेन अमाउंट्स का। ठीक है। और ये जो है आपको लेटर ऑफ मतलब कमिटमेंट, सॉरी लेटर ऑफ ये जो कमिटमेंट देता है बैंक, इसके लिए ज़रूरत क्या है? प्रोवाइडेड ही प्रेजेंट, ही कौन यहाँ पे? इंपोर्टर। इंपोर्टर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स evidencing shipment of goods and the performance of services within a prescribed period of time। मतलब ऐसा नहीं है कि इंपोर्टर जाएगा बैंक के पास कहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो और मिल जाएगा, नहीं। इनके बीच में जो डील हुआ है और एक्सपोर्टर जो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टर को भेज रहा है, तो उसकी शिपमेंट की सारी डिटेल हमें बैंक को देनी पड़ती है। ठीक। उसके बाद ही बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। ठीक। जब तक बैंक अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर लेता, तब तक वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करता। खैर, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जो डिटेल है वो आपको यूनिट 6 में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक। चलिए, फाइनेंस अंडर डेफर्ड पेमेंट। अब फाइनेंस अंडर डेफर्ड पेमेंट क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ एक व्यक्ति है इंपोर्टर अगेन और एक एक्सपोर्टर है। ठीक। अब जो एक्सपोर्टर है
वो इम्पोर्टर को टाइम अलाउ करता है, कहता है कि आप मुझे है ना पेमेंट कर देना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मतलब जो इसे पेमेंट रिसीव करना है उस पेमेंट को ये डेफर्ड कर देता है। पेमेंट को डेफर्ड करने का मतलब है टाइम अलॉट करता है और कहता है कि आप बेशक मुझे टुकड़ों में पे कर दीजिए, मैटर नहीं करता, मतलब इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक, चलिए ठीक। अब इसके अंदर होता क्या है, अब इम्पोर्टर अगर एक्सपोर्टर को डेफर्ड पेमेंट कर रहा है, डेफर्ड पेमेंट कर रहा है मतलब गुड्स तो अभी इसे मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज अभी मिल गई, लेकिन उसकी पेमेंट वो इन फ्यूचर करेगा और मोस्टली ये बियॉन्ड 6 मंथ होता है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का टाइम मिल जाता है यहाँ पे। अब इस केस में इम्पोर्टर के साथ एक प्रॉब्लम है। इम्पोर्टर डेफर्ड पेमेंट में इम्पोर्ट तब एक ही केस में कर सकता है अगर इसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हों। किस चीज़ के प्रॉपर रिसोर्सेज? प्रॉपर रिसोर्सेज फॉर कैश जनरेशन, कैश जनरेशन। अगर ये प्रॉपर कैश जनरेट नहीं कर पाता है तो फिर इसे पेमेंट करने में दिक्कत होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इम्पोर्टर को जो पेमेंट करनी है वो करनी है टुकड़ों में, यानी एक रेगुलर इंटरवल पे पे करना है। तो रेगुलर इंटरवल पे पे करने के लिए रेगुलर इंटरवल पे कैश जनरेशन भी चाहिए। ठीक, और सेकंड थिंग, इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करने से पहले इसे कुछ डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है। ठीक, तो डाउन पेमेंट के लिए भी कैश चाहिए। तो अगर डाउन पेमेंट के लिए कैश नहीं है या फिर ये रेगुलर इंटरवल पे कैश जनरेट नहीं कर पाता तो डेफर्ड पेमेंट इंपोर्टर को दिक्कत करेगा। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है इस देख लेते हैं एक बार। फाइनेंस अंडर डेफर्ड पेमेंट कह रहा है इम्पोर्ट अंडर या फाइनेंस अंडर डेफर्ड पेमेंट इम्प्लाइज दैट सप्लायर हैज़ टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टर्म्स, मतलब सप्लायर अभी गुड्स भेज देगा, उधार बेच देगा, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके लिए वो 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम अलाउ कर देगा। ठीक, इस केस में एक व्यक्ति होता है ऑथराइज्ड डीलर। सबसे पहली बात, ऑथराइज्ड डीलर होता क्या है? ऑथराइज्ड डीलर वो व्यक्ति है जो जिसे ये राइट है कि मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस में फॉरेन करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस करता है भारत में, वो ऑथराइज्ड डीलर है। मतलब फॉरेन करेंसी में हर कोई डील नहीं कर सकता। आरबीआई ने या भारतीय गवर्नमेंट ने जैसे अलाउ किया हुआ है वो ऑथराइज्ड डीलर है। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली करेंसी तो ऑथराइज्ड डीलर को ही पे करनी है। मतलब इम्पोर्टर के पास डॉलर नहीं है। ठीक, डॉलर किसके पास मिलेगा? एडी के पास। और एक्सपोर्टर को क्या चाहिए? उसे डॉलर चाहिए। इसके पास है रुपीस। ठीक, इसे चाहिए डॉलर। ठीक, तो ये रुपीस देगा इसे और ये डॉलर देगा इसे। ऑथराइज्ड डीलर का ये रोल है। ठीक, तो अगर कोई डेफर्ड पेमेंट है तो ऑथराइज्ड डीलर का क्या रोल है उस बात को देखिए। कह रहा है ऑथराइज्ड डीलर हैज़ टू रेफर ईच डेफर्ड पेमेंट केस टू आरबीआई। ऑथराइज्ड डीलर को सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देनी पड़ेगी। ठीक, और किस चीज़ की मतलब इन्फॉर्मेशन कैसी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देगा? इन्फॉर्मेशन देगा कि इसने डाउन पेमेंट कितना किया। ठीक, इनके बीच में एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए। ठीक, कौन से बैंक ने कितनी गारंटी दी है। ठीक, और जो इम्पोर्टर है वो इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे पे करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एडी जो है आरबीआई को देगा। ठीक, तो देखते हैं। कह रहा है ऑथराइज्ड डीलर हैज़ टू रेफर ईच डेफर्ड पेमेंट केस टू आरबीआई फॉर प्रायर अप्रूवल। मतलब आरबीआई से अप्रूवल लेगा, मतलब ये ट्रांजैक्शंस होने से पहले इसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अप्रूवल किस चीज़ के लिए? एडवांस पेमेंट के लिए, बैंक गारंटी के लिए, इंस्टॉलमेंट्स के लिए। ठीक, तो ये होता है आपके पास फाइनेंस अंडर डेफर्ड पेमेंट, जहाँ पे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को टाइम अलाउ कर देता है कि आप मुझे बियॉन्ड 6 मंथ पेमेंट कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आप अभी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस केस में इंपोर्टर के लिए क्या मतलब ज़रूरी बातें हैं? इंपोर्टर शुड हैव सफिशिएंट कैश जनरेटेड टू पे द ड्यू इंस्टॉलमेंट्स। इसे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होती रहेंगी और इसे पे करने के लिए इसके पास कैश जनरेशन होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसे डाउन पेमेंट अपने रिसोर्सेज से ही पे करना पड़ेगा। ठीक, इंक्लूडिंग बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ये बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट है क्या, इस बात को देख लीजिए। ये आपने बेसिकली मतलब जब आप बैंक से लोन लेते हैं
तब इस टर्म को पढ़ा जाता है बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट। होता क्या है, एक व्यक्ति है वो बैंक में गया, ठीक, इसे बैंक से लोन चाहिए या किसी तरह की गारंटी चाहिए। तो जब बैंक इसे लोन या फिर अमाउंट अलाउ करता है तो इस केस में इसे कुछ सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है। ठीक, सपोज सिक्योरिटीज़ की वैल्यू जो थी वो थी 1 लाख, ठीक, और बैंक ने अलाउ से किया 80,000। ठीक, तो जो 20,000 बैंक अपने पास रखता है, ठीक, यानी एक तरह से मतलब ये जो मार्जिन है इसे कहा जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक, तो इस व्यक्ति को इसकी भी ज़रूरत मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी मैनेज करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज से, और साथ ही साथ डाउन पेमेंट भी मैनेज करना होगा अपने रिसोर्सेज से। ठीक, तभी डेफर्ड पेमेंट हो सकता है। ठीक, उसके अलावा तीसरा जो है आपके पास फाइनेंस अंडर फॉरेन क्रेडिट्स। अब फाइनेंस अंडर फॉरेन क्रेडिट्स क्या है, चलिए देखते हैं इस बात को। फाइनेंस अंडर फॉरेन क्रेडिट का मतलब क्या है, ये कहाँ से आ गया। चलिए, अब है क्या ये चीज़, जो फाइनेंस अंडर फॉरेन क्रेडिट है इसके अंदर जो फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, जो फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक तरह से लोन अलाउ करते हैं। ठीक, किसे, हमारी गवर्नमेंट को। ठीक, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को लोन अलाउ देते हैं ताकि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें। मतलब एक नंबर के क्या क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इन्हें एक्सप्लेन करने के। मतलब ये हमें पैसा उधार देते हैं कि आप हमसे ही चीज़ें खरीदिए। ठीक, समझ में है कुछ, मतलब अमेरिका हमें पैसा दे रहा है, पैसे लो और फिर हमसे चीज़ें खरीदो, बाद में हमें पे करते रहना। ठीक, चलिए ठीक, खैर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें दो तरह से लोन प्रोवाइड करता है। एक टाइड लोन होता है, ठीक, और एक होता है फ्री, फ्री इन फॉरेन करेंसी। मीनिंग क्या है इसका, देखो टाइड लोन है जिस व्यक्ति ने जिस जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जिस कंट्री ने हमें लोन दिया वो स्पेसिफाई कर देता है कि इसे कौन से इंपोर्ट के लिए आप यूज़ करोगे। मतलब वो ये बता देगा, सपोज़ यूएसए ने हमें पैसा दिया, ठीक, तो यूएसए बताएगा कि अगर आप यूएसए से इंपोर्ट करते हो तो वहीं पे इस पैसे को यूज़ कर सकते हो और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, एक तरह से हमें फैसिलिटी दी जाती है। ठीक, मतलब हमारे एक तरह से मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट के नाम पे अलग रख दिए कुछ पैसे, दिए नहीं उसने पैसे, अलग रख दिए, और जब हम यूएसए से ट्रांजैक्शन करते हैं तब हम उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। इसे कहता है टाइड लोन। या फिर वो बताएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो, मतलब वो लिमिट बता देगा कि इसका यूज़ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसे आप जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए वापस आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंट कहाँ से, इन फॉर्म्स ऑफ लोन एंड डेवलपमेंट्स क्रेडिट। किस फॉर्म में, लोन एडवांसेस बोल लीजिए, लोन डेवलपमेंट क्रेडिट्स बोल लीजिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक, अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें एक सबसे आप एक जानते भी हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है। दीज लोन आर टू टाइप्स, एक टाइड लोन होता है और लोन इन फ्री फॉरेन करेंसी होता है। ठीक, तो टाइड लोन की मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, टाइड एड इज़ फॉरेन एड, मतलब एड कह लो, सहायता कह लो, या क्रेडिट कह लो, मैटर नहीं करता। दैट मस्ट बी स्पेंड इन द कंट्री प्रोवाइडेड द एड, मतलब जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको उसी में खर्च करना पड़ेगा, या फिर ग्रुप्स ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज़, या वो स्पेसिफाई कर देगा कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक, आइए, जो आपको फॉरेन क्रेडिट्स अलाउ किया जाता है वो दो फॉर्म में दिया जाता है। एक तो आपको दिया जाता है लेटर ऑफ कमिटमेंट में, और एक दिया जाता है रीइंबर्समेंट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक मिनट, पेज नीचे हो जा भाई, कहाँ है,
ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सपोज एक इंपोर्टर है और एक एक्सपोर्टर है, ठीक। हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट दुबली पतली है, ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक। और एक है बैंक। हमें एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है, तो पहले केस में लेटर ऑफ कमिटमेंट में क्या होगा कि इंपोर्टर इससे एक लेटर ऑफ कमिटमेंट लेगा। लेटर ऑफ कमिटमेंट क्या कि गवर्नमेंट इस बात को कहेगा कि अगर इंपोर्टर मतलब डिफ़ॉल्टी होता है तो गवर्नमेंट पे कर देगा उस पैसे को, वो इसे दिया जाएगा लेटर ऑफ कमिटमेंट, और बैंक फिर इसे पैसा दे देगा। पहला मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में क्या होता है, बैंक इसे पे कर देता है, ठीक। अब ये जाता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट बैंक को रीइंबर्स कर देता है, वो पैसा बैंक रीइंबर्स कर देता है। पहले मेथड में क्या था, पहले में लेटर ऑफ क्रेडिट में पहले बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है बैंक को, देन बैंक पेमेंट करता है। दूसरे मेथड में बैंक पहले पेमेंट कर देता है और फिर बैंक गवर्नमेंट जो है बाद में उस पैसे को रीइंबर्स कर लेता है, ठीक। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास, किसमें, फॉरेन क्रेडिट्स में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लेटर ऑफ कमिटमेंट मेथड में क्या है, ठीक। और लेटर ऑफ, ध्यान रखिएगा ये लेटर ऑफ मतलब सॉरी फाइनेंस अंडर फॉरेन क्रेडिट्स में बैंक को पैसा अलाउ करने के लिए यूज़ करने के लिए सॉरी हमारी गवर्नमेंट को पैसा यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है, उसी पैसे से ये लेटर ऑफ कमिटमेंट इशू करता है, उसी पैसे से रीइंबर्समेंट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है इंपोर्टर ऑफ इंडिया ऑब्टेन अ लेटर ऑफ कमिटमेंट, जो इंपोर्टर है इंडिया का, वो ऑब्टेन करता है लेटर ऑफ क्रेडिट कमिटमेंट किससे, गवर्नमेंट से। और इंपोर्टर इस चीज़ को सबमिट कर देता है बैंक फॉर ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक को दे देगा, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा और बाकी सारी पेमेंट, सारा प्रोसेस वही होगा जो लेटर ऑफ क्रेडिट का होता है। सेकंड है रीइंबर्समेंट। अब इसमें क्या होता है कि बैंक जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं उसे लेटर ऑफ क्रेडिट पहले दे देगा, ठीक। बाद में उतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगा बैंकिंग सिस्टम को, ठीक। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।